नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 9, जिसे आप बुक 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके इतिहास में 3 पार्टों में बुक को बांटा गया है। चैप्टर का नाम देख लीजिए, नाम है शासन और इतिवृत्त। अब देखिए यहाँ पे एक इतिवृत्त है, आपको सोच रहे होंगे कि इतिवृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इतिवृत्त के बारे में बता दूं। इतिवृत्त का मतलब होता है जो कि इतिहास के बारे में वृत्तांत रूप से, विस्तारित रूप से बताया जाए, उसे हम इतिवृत्त के नाम से जानते हैं। क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त, मतलब जितने भी शासक हुए हैं उनके इतिहास के बारे में यहाँ पे वृत्तांत मतलब विस्तार से पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है मुगल कौन थे। बहुत लंबे समय से क्लास 6 से ही हम इतिहास में मुगल 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 पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे अब आपको फाइनली जानने का मौका मिल गया कि ये मुगल कौन थे। जो मुगलों का शासन हमारे भारत में हुआ करता था, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये मुगल कौन थे। तो देखिए यहाँ पे मुगल के बारे में जानते हैं। मुगल कौन थे? 2 महान शासक वंश, मतलब 2 बहुत ही महान शासक वंश के वंशज थे, उनके पुत्र थे, या फिर कहिए उनके वंश के आगे के लोग थे, जिन्हें हम मुगल के नाम से जानते हैं। देखिए क्या था कि माता की ओर से, मतलब जो माता थी इनकी, माता मतलब मदर जो थी, वो चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के तरफ से थी। और चंगेज खान की मृत्यु आपको पता है 1227 ईस्वी में हो गई थी, और उत्तराधिकारी थे। अब दूसरी तरफ से देखिए पिता की ओर से अगर बात कर ली जाए, मतलब इनके पिता जो थे वो ईरान एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर लंग, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1404 ईस्वी में। इनके वंशज थे। तो यहाँ पे शॉर्ट्स में समझ लीजिए एक लाइन में कि ये जो थे वो हाइब्रिड थे। हाइब्रिड समझते हैं ना, कि माता किसी और नस्ल की थी और पुत्र पिता कहीं और नस्ल का था। तो माता की तरफ से ये कहाँ के थे? मंगोल शासक चंगेज खान की तरफ से। और पिता की तरफ से कहाँ से थे? ये तुर्की के शासक तैमूर लंग के तरफ से थे। तो इस तरह से इन मुगलों का शुरुआत हुआ था। और आप समझ गए होंगे कि मुगलों की शुरुआत किस तरह से हुई थी। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जितने भी मुगल हैं या फिर इनके वंशज हैं, आप कह सकते हैं, ये खुद को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ये तैमूर के वंशज होने पर खुद को गर्वान्वित फील करते थे, प्राउड फील करते थे कि मैं तैमूर का वंशज हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उनका मानना है कि जो तैमूर लंग था वो कब 1398 ईस्वी में ही दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। इसलिए ये मुगल या मंगोल कहलवाने से बेहतर खुद को तैमूर के वंशज कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे, प्राउड फील करते थे, अच्छा महसूस करते थे। इसके अलावा बता दूं कि साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को, अब बाबर क्या है? तो बाबर के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि ये पहला व्यक्ति था जिसने मुगल स्थापना किया था। मुगलों की स्थापना बाबर के द्वारा ही हुआ था। उसके मध्य एशियाई स्वदेश फारवाना के प्रतिद्वंदी उजबेगों ने भगा दिया था। समझिएगा बात को कि साम्राज्य के संस्थापक तो बाबर को माना जाता है, लेकिन जब मध्य एशियाई स्वदेश फरगना के प्रति उसका जो लड़ाई चल रहा था, या फिर कहिए प्रतिद्वंदी था, उससे अच्छे रिश्ते नहीं थे, उसने उसे वहां से भगा दिया था। किसे? बाबर को। याद रखिएगा, नसरुद्दीन हुमायूं शेर शाह सूर से पराजित होकर ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने पर बाध्य हो गए। हुमायूं जो थे वो शेर शाह सूरी से पराजित होकर यहां से भाग गए थे। कौन? हुमायूं। किससे पराजित हुआ? शेर शाह सूरी से। और कहां चला गया? तो ईरान भाग गया, और वहां जाके एक राजा के यहाँ दरबार में जाके बस गया, वहीं पे रुक गया, क्योंकि यहां से तो इसको भगा दिया गया था। शेर शाह सूरी से यह हार चुका था, इसलिए इसको यहां से भगा दिया गया था। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि ये मुगल कौन थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बाबर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर को ही मुगलों के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा है।
इसके जो कार्य करने की अवधि रही है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक रही है। प्रथम मुगल शासक, मैंने पहले भी बताया कि प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी में जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य के उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। जब बाबर को राजगद्दी मिला, जब उसे राजा बनाया गया, कहां का? फरगना राज्य का, जहां का ये उत्तराधिकारी बना था, और जिस समय ये उत्तराधिकारी बना उसकी आयु केवल और केवल 12 वर्ष की थी। 12 साल का ही था जब इसे वहां का राजा बनाया गया। कहां का? फरगना का। लेकिन मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इसका जो दूसरे शासक थे जिनका नाम था उज़्बेको, उन्होंने जब फरगना पे हमला कर दिया तब बाबर को अपनी गद्दी छोड़ के वहां से भागना पड़ा था। वो अपनी गद्दी, पैतृक गद्दी को छोड़ के भाग खड़ा हुआ। अनेक वर्षों तक भटकता रहा। कौन? बाबर। बाबर अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। देखिएगा, जब इसे फरगना से भगा दिया गया उज़्बेकों के द्वारा तो ये भटकता रहा। उसके बाद 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इसने क्या किया? 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान, उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी हुआ करते थे, उसे हरा के दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि राजधानी उस समय तो आगरा हुआ करती थी। इसके बाद 1527 ईस्वी में बाबर ने ही खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं को और उनके समर्थकों को भी हरा दिया। कब? 1527 ईस्वी में खानवा के जो राजा हुआ करते थे राणा सांगा और उनके जितने भी राजपूत राजा सहयोगी थे उन सभी को हरा दिया। और 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को भी हराया। जितने भी उस समय राजपूत राजा हुआ करते थे 1527 और 1528 में, जिसमें राणा सांगा का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है, तो उनको हराया। और चंदेरी के भी जितने भी राजपूत शासक थे उसको भी हराया। किसने? बाबर ने। और 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ और बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। देखिए, पहली बार अगर आपसे पूछा जाए ये बम, बंदूक, गोला बारूद, तोप का इस्तेमाल कब हुआ तो आप बताएंगे पानीपत की लड़ाई में पहली बार बाबर के द्वारा तोप, बम, गोले का इस्तेमाल हुआ। और जानते हैं इनके विरोध में जो खड़े थे ना, सिर्फ 10 घंटे में वो लोग हार गए, क्योंकि पहली बार ये लड़ाई तलवार भाले का नहीं था, इसमें तो बम, बारूद, गोली आ गया था, तो दूर से ही हमला करके इन सभी को हरा दिया। और आप कह सकते हैं कि पहली बार इस लड़ाई में प्रभावी ढंग से पानीपत की लड़ाई में तोप, गोले, बम, बारूद का इस्तेमाल किया गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बाबर हो गया, अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी शासन काल रहे हैं उन्हीं के इतिहास के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। हुमायूं जो था उसके जो पिता ने जो वसीयत बनाई थी, जो अपने जायदाद का बंटवारा किया था, उसके हिसाब से हुमायूं के सभी भाइयों को एक एक प्रांत मिला, एक एक राज्य मिला जिसमें उनको राज करना था। इसी तरह से प्रत्येक भाइयों को क्या मिल गया? एक प्रांत मिल गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। देखिए, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया भी है युद्ध में। 1539 ईस्वी में चौसा में पहली बार, 1539 ईस्वी के चौसा वाले युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं को हार मिली। 1540 ईस्वी में कन्नौज में हारा हुमायूं। और इसके बाद इन पराजयों के कारण, इन्हीं सब हार के कारण हुमायूं को ईरान की ओर भागने पर बाध्य होना पड़ा। जब हुमायूं यहाँ पे 2 बार युद्ध हार गया, उसके बाद वो कहाँ भाग गया? अपने इस राज्य को छोड़ के ईरान की तरफ भाग गया, यहां से ईरान की तरफ भाग गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। एक और वहां का जो राजा हुआ करता था सफाविद, उससे उसने मदद मांगी। उसने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। 1555 जब ये हुमायूं यहां से भाग गया 2 बार युद्ध हार के, तो कहां चला गया? चला गया ईरान। वहां पे सफाविद शाह से उसने मुलाकात की और उससे मदद मांगी। और फिर उसने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा हमला किया और जीतकर कब्जा कर लिया। परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कब्जा तो कर लिया, राजा बन गया, दिल्ली पे उसका शासन हो गया, लेकिन अगले ही वर्ष एक बिल्डिंग के गिरने के कारण हुमायूं उसमें मर भी गया। आप कह सकते हैं एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। किसकी? हुमायूं की। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हुमायूं के बाद जो अगला शासन आता है वो अकबर का ही आता है।
अकबर 13 वर्ष का ही था उस समय। जब 13 साल की आयु थी उसकी, अल्प आयु में ही उसे सम्राट बनाया गया, उसे राजा बनाया गया। किसे? अकबर को। अकबर को 13 साल की कम आयु में ही सम्राट बनाया गया। 1568 ईस्वी में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1579 ईस्वी से 1580 ईस्वी के बीच मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह भी हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। 13 साल की कम आयु में अकबर को राजा बनाया गया, लेकिन उस समय जो अकबर के बहुत ही कहिए जो सबसे ज्यादा करीबी लोग थे, उन्होंने क्या किया? 1568 ईस्वी में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा भी कर लिया और उसे अकबर के राज्यों में मिला दिया। सफाविदों को हराकर कंधार पर भी कब्जा किया। सफाविद जो थे उनको हराकर वो कंधार पर भी कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी अपने राज्य में जोड़ लिया। ये सब किसने किया? अकबर ने किया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला। जब मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो गई ना, उसके बाद अकबर ने क्या किया? उनका राज्य जो था उसे भी अपने अंदर मिला लिया। और मिर्जा हाकिम किस राज्य में थे? काबुल के राज्य में थे। काबुल के राजा हुआ करते थे, काबुल का राज उनके अंदर था। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो अकबर ने उनके राज्यों को भी अपने राज्यों में मिला लिया। अब अकबर की बात हो गई है, अब हम अकबर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के बाद जो हमारा है नेक्स्ट स्लाइड में कहता है जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। तो जहांगीर के बारे में जानने में आपको थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी लेना होगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और आपको सही तरीके से पढ़ना है। तो जहांगीर जो था, मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे युद्ध नहीं हुआ था। जो मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल के शासन को कबूल कर लिया, मतलब उनके अधीन जीने के लिए अपना राजीनामा भर दिया। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए। किसने चलाया? जहांगीर ने चलाया। किसके खिलाफ चलाया? सिखों के खिलाफ, अहोमों के खिलाफ और अहमदनगर के खिलाफ जो अभियान चलाया, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ मतलब इन्होंने अभियान तो चलाया इन राज्यों को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। देखिए, जो जहांगीर का राजकुमार था, राजकुमार कहने का मतलब है राजकुमार खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से भी प्रचलित हुए। और शाहजहां कहने का क्या मतलब है? शाहजहां कहने का मतलब है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। तो आपको ध्यान से समझना है, ये किसके राजा हुआ करते थे? तो जहांगीर के पुत्र थे, इसलिए इन्हें राजकुमार खुर्रम कहा जाता था। बाद में ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भी विद्रोह किया था। तो इस तरह से आपने जहांगीर के बारे में समझ लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब शाहजहां के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, खुर्रम के बारे में पढ़ना जरूरी है। लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। जब लोदी ने विद्रोह किया तो उसे हरा दिया गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ये कहानी उस समय की है जब बुंदेलों वगैरह की युद्ध चल रही थी। जब झांसी की रानी, आपने सुना हुआ एक कहावत है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से सुने हमने एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसा ही आप एक देखिए, नाम आया है, बुंदेलों की हार हो गई थी। जब अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाया शाहजहां ने, तो वहां पे बुंदेलों का हार हो गया और ओरछा पर शाहजहां के द्वारा कब्जा कर लिया गया, उसे अपने अधीन ले लिया गया। 1632 ईस्वी में अतः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया। लास्ट में अहमदनगर क्या हुआ? इतने दिनों से जिसके खिलाफ अभियान पे अभियान चल रहा था, लास्ट में शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को अपने राज्य में मिला लिया, विलय कर लिया। 1657 ईस्वी और 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। शाहजहां ना बहुत सारी शादियां तो करते ही थे मुगल शासक, और इनके बहुत सारे पुत्र भी थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब शाहजहां के कार्यकाल समाप्त हुआ, आप कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी की बात आई, तो इनके पुत्रों में आपस में गद्दी को लेके विद्रोह हो गया। इनके पुत्र में नाम आता है औरंगजेब। लेकिन देखिए, झगड़ा तो शुरू हुआ, लेकिन इसमें विजय हुई औरंगजेब की। यहीं से औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है। हालांकि दारा शिकोह भी इन्हीं के पुत्र थे, लेकिन उन्हें राजा नहीं बनाया गया। औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसने उतरवाया था? औरंगजेब ने अपने 3 सगे भाइयों को ही
मार दिया, खत्म कर दिया। गद्दी के लिए, राजा बनने के लिए औरंगजेब ने अपने 3 भाई दारा शिकोह के साथ 3 भाइयों को मार दिया गद्दी के लिए। और इसके अलावा क्या हुआ कि जो खुद के पिता था उसका, औरंगजेब का, शाहजहां, उसकी जो शेष जिंदगी थी वो आगरा की कैद में बीता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया, कैद कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। और इसके बाद का शाहजहां का शेष जीवन कारागार में ही बीता। एक राजा जो था वो जेल में ही मर गया। शाहजहां के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे के बाद हमें अब औरंगजेब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शाहजहां का जो वारिस हुआ, राजा हुआ, वो औरंगजेब था। देखिए 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1690 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया। जब औरंगजेब का कार्यकाल चल रहा था तो 1693 में उन्होंने अहोमों को तो पराजय किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 1690 ईस्वी में फिर से उन्होंने विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ फजई और सिखों ने विद्रोह किया। इसका कारण था उनके आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी मसलों पर मुगलों का हस्तक्षेप। यहाँ पे जब औरंगजेब का शासन काल चल रहा था तो क्या हुआ, उत्तर पश्चिम में यूसुफ फजई और सिखों ने विद्रोह किया, क्योंकि उनका मानना था कि औरंगजेब जो है, जो सम्राट है, वो उनके आंतरिक मामलों में दखल कर रहा है, उनके उत्तराधिकारियों में दखल कर रहा है कि नहीं ऐसे उत्तराधिकारी नहीं होगा, वैसे बनाओ, वैसे नहीं ऐसे बनाओ। तो ये जो सिखों का और इसके बाद यूसुफ फजई के जो बीच के आंतरिक मामले थे, इसके कारण वह उसे हस्तक्षेप मानते थे, औरंगजेब का हस्तक्षेप मानते थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसने? यूसुफ फजई और सिखों ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। इसके अलावा मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आरंभ में सफल रहे। देखिए जो मराठा किंग थे, जो शिवाजी का नाम तो कौन नहीं जानता, शिवाजी बहुत ही मतलब शेर दिल हिम्मती एक ऐसे राजा जिन्होंने मुगलों का मुंह पानी पिला दिया, कहिए कि मुंह चने चबा देना, ऐसा कुछ जो मुहावरा होता है, ऐसा किया उन्होंने शिवाजी ने। और देखिए औरंगजेब ने शिवाजी को अपमान किया था अपने सभा में बुलाने के बाद और उन्हें कैद भी कर लिया था, लेकिन आगरा से जैसे तैसे शिवाजी वहां से कैद खाने से भाग निकलने में सफल हुए थे। तो इस तरह से आपने औरंगजेब के जीवनी को भी देखा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मुगल राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानी बड़ी तेजी से स्थानांतरित होती रही है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जितने भी मुगल सम्राट हुए ना, वे अपने राजधानियों को बदलते रहते थे, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी कश्मीर, कभी कहीं ऐसे करके वो अपने राजधानियों को बदलते रहते थे। बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार किया था। बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को दोहराकर यहाँ पे आगरा पे उसके किले पे अधिकार जमा लिया। इसके शासन काल के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न जगहों पर, स्थानों पर लगाए जाते थे। जब बाबर का राज आया, इसने क्या किया, अपना राजसी दरबार अलग अलग भिन्न भिन्न, कभी अभी यहाँ, कभी वहां, अलग अलग जगहों पर अपने राजसी दरबार लगाया करता था। 1560 के दशक में अकबर ने लाल बलुए पत्थर से मतलब किसने? 1560 में अकबर ने लाल बलुए पत्थर से आगरे में किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। किस चीज से करवाया? लाल बलुए पत्थर से करवाया। किस चीज का निर्माण करवाया? तो आगरा में किले का निर्माण करवाया। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। देखिए पहले आगरा था, इसके बाद अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी को भी राजधानी बनाया। इसका एक कारण था कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। पहले के चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि अकबर जो था वो 14 बार ख्वाजा साहब के दरगाह पे गया था अजमेर। इसको बहुत लगाव था ख्वाजा साहब के दरगाह से, इसलिए इसने फतेहपुर सीकरी के मेन रास्ते पे अपनी राजधानी बना दी, जहां ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। पहले के चैप्टर में मैंने इन सारी चीजों को बताया है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कौन थे, इनका दरगाह कैसा था, ये सूफीवाद कैसे थे, इनका मानना कैसा था, ये सारी चीजें डिटेल्स में ऑलरेडी मैंने पहले के चैप्टर में पढ़ा रखा है। देखिए इतिहास का जो चैप्टर है ना, इसमें आपको हर एक चैप्टर के बाद जो दूसरा चैप्टर आ रहा है वो आपको समझने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट अगर इस चैप्टर को देखेंगे ना तो आपको पहले की बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। कंटिन्यू अगर आप हर एक चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है, कड़ियां जो है, चैन जो है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं।
इतिवृत्त, देखिए चैप्टर के नाम में ही एक वर्ड था इतिवृत्त, शासन इतिवृत्त। तो इतिवृत्त के बारे में मैंने आपको बताया था शुरुआत होने से पहले, एक बार फिर से समझते हैं। इतिहास का वृत्तांत, जो इतिहास होता है उसी के वृत्तांत को हम क्या कहते हैं? इतिवृत्त कहते हैं। वह लेख जिसमें किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चलता है, ऐसा लेख जिसमें किसी भी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चलता है, क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपि में लिखे गए हैं। मुगल साम्राज्य के जितने भी इतिहास का वृत्तांत है वो किस चीजों में लिखा गया है? पांडुलिपियों में लिखा गया है। अब पांडुलिपियां क्या हैं? देखिए, वह सभी लेख जो हाथों से लिखे जाते थे पांडुलिपियां कहलाते थे। जितने भी लेख, जितने भी जानकारी, जितने भी इतिहास के स्रोत हैं जो हाथ से लिखे जाते थे वो क्या कहलाते थे? पांडुलिपियां कहलाते थे। मुगल राजाओं द्वारा कई इतिवृत्त तैयार करवाए गए। इन इतिवृत्तों की रचना मुगल राजाओं द्वारा इसलिए करवाई गई ताकि आने वाली पीढ़ी को मुगल शासन के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, अब मुगल साम्राज्य ने ये इतिवृत्त की रचना क्यों करवाया? क्यों हाथों से पांडुलिपि के माध्यम से इन सभी चीजों को लिखवाया? तो इसलिए लिखवाया ताकि उनके आगे वाले जो वंशज हैं उन्हें यह पता चल सके कि उनके बाप दादा ने कैसा शासन किया था, कैसी शासन पद्धति थी, कैसा प्रशासन था, कैसे वो जनता के साथ बिहेव करते थे, कैसे वो कर वसूलते थे, किस तरह से खेती करवाते थे, किस तरह से व्यापार करवाते थे, किस तरह से उनकी करेंसी थी। ये सभी जानकारियां जो थी ये इतिवृत्त में, पांडुलिपि में, मतलब हाथ के द्वारा लिखा जाता था ताकि उनके आने वाले वंशजों को इन सभी तरह की जानकारी प्राप्त हो सके ताकि आगे उन्हें इसमें मदद मिल सके। हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में कहता है इतिवृत्त की रचना क्या है। तो इतिवृत्त की रचना के बारे में भी जान लेते हैं। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिवृत्त अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? इतिवृत्त वो जानकारी है जो मुगल साम्राज्य या मुगल शासन के काल में हाथों से पांडुलिपि में लिखा गया, और वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हमें जानकारी के स्रोत मिलते हैं। दरबार के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है कि दरबार में क्या होता था, कैसे राजा हुआ करते थे, किस तरह से शासन चलता था, किस तरह के लोग हुआ करते थे और राजा का मनसा क्या था शासन करने का, किस तरह से वो लोगों को ट्रीट करता था। ये सभी जानकारियां कहां से मिलती है? इतिवृत्त से मिलती है। शासक जो थे, जो राजा थे, वह यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासक का विवरण उपलब्ध हो। राजा यही चाहता था कि कैसे भी यह पता चल सके उनके आगे वाले लोगों को कि उनके पूर्वज जो हैं वो किस प्रकार से शासन करते थे। ये जानकारी वो चाहते थे कि रखा जाए ताकि उनके आगे आने वाले जितने वंशज हैं उनको ये सारी चीजें मालूम चल सके। जो इतिहास लिखे उनका केंद्र बिंदु क्या था? जितने भी ये इतिवृत्त लिखे गए हैं उनका केंद्र बिंदु क्या था? किस चीजों के बारे में लिखा गया? तो ज्यादातर चीजें ये शासन पर केंद्रित घटनाओं के बारे में लिखा गया। जो शासन हुआ करता था वो शासन किस तरह से चलता था, कैसे युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, कहां हुआ, कैसे किले बने, इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा लिखा जाता था। शासक के परिवार के बारे में भी लिखा जाता था। शासक ने कितनी शादियां की, कितनी रानियां थी, कितने बच्चे थे, कौन से रानी से प्यार करता था, कितनी बार रानी के पास जाता था प्यार करने, ये सारी चीजें कहां लिखा गया है? शासक के परिवार में लिखा गया है। दरबार एवं अभिजात और युद्ध तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी इन्हीं सभी पांडुलिपियों के माध्यम से बड़े ही विस्तार से लिखा गया है। मुगल भारत के सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखे जाते थे। ये जानकारी मैंने आपको भी पहले ही बताया है कि मुगल शासन काल में, मुगलों के शासन काल में, चाहे वो हुमायूं हो, बाबर हो, अकबर हो, शाहजहां हो, ये सारे जो राजा हुए इनके दरबार में जितनी भी जानकारियां लिखी गई है वो सभी पांडुलिपि से लिखी गई है। पांडुलिपि कहने का मतलब है ऐसी जानकारी जो हाथों से लिखी जाती थी, उसे हम क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबार का जितना भी इतिहास है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। अकबर ने खासकर फारसी को अपने दरबार का मुख्य भाषा बनाया था। अब क्या सोचकर बनाया था ये तो अकबर और जोधा बेगम ही जाने। देखिए, फारसी को दरबार की भाषा पर ऊंचा स्थान दिया गया था। जितने भी लोग फारसी जानते थे ना उन लोगों को भी ऊंचा स्थान मिला था, और फारसी भाषा तो था ही राजकीय भाषा, मतलब उस राज्य के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती थी।
उन लोगों को शक्ति प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी जिनका इस भाषा पर अच्छा पकड़ था, और वो सभी स्तरों में प्रशासन की भाषा बन गई। वैसे लोग जिन्हें फारसी बहुत अच्छे तरीके से आता था, उन्हें उस अंदर में जो राजा का प्रशासन हुआ करता था उसमें ज्यादा प्रतिष्ठा मिलता था, और धीरे धीरे राजकीय भाषा भी बन गया। मतलब राज्य के जितनी भी चीज लिखे पढ़े जाते थे वो किस भाषा में लिखे जाते थे? फारसी भाषा में लिखे जाते थे। फारसी के हिंदवी के साथ, मतलब फारसी का हिंदी के साथ संबंध जो बना, उसी से उर्दू का जन्म हुआ है। आज जो इस्लाम धर्म में उर्दू बहुत ज्यादा फेमस लैंग्वेज है, वो कहां से निकला? तो फारसी भाषा और हिंदी भाषा के मिलने से बना है, इसका जन्म हुआ है। किसका? उर्दू भाषा, जो एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए। अकबरनामा जो है वो आपको पता है कि मुगलों के इतिहास के बारे में बताता है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को भी फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया था। मुगल बादशाह जो थे, जो मुगलों के राजा हुआ करते थे, वो हिंदू संस्कृति के किताब जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, इन सभी को भी संस्कृतों में अनुवाद करवाने का आदेश दिया था। और महाभारत का जो अनुवाद हुआ उसका क्या नाम रखा? रज्मनामा, जिसे क्या कहा जाता है? युद्धों की पुस्तक, लड़ाइयों की पुस्तक। क्योंकि महाभारत तो जानते ही हैं, ज्यादातर चीजें उसमें क्या हुआ था? युद्ध के बारे में बताया गया था, युद्ध ही हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? युद्ध की पुस्तक। और इसको जो अनुवाद किया गया उसका क्या नाम रखा गया? रज्मनामा। इस तरह से आपने भाषा के बारे में भी जान लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला, मुगलों के साम्राज्य में जो चित्रकारी होती थी, शिल्पकारी होती थी, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। अबुल फजल के बारे में बताया है ना, आईने अकबरी के रचयिता है ये। कौन? अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था। अबुल फजल जो है वो चित्रकारी को एक जादुई कला के बारे में बताया कि ये बहुत ही अच्छा कला है, और उसका सम्मान भी करता था और इसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी था। अबुल फजल को चित्रकारी बहुत पसंद थी और वो चित्रकारी के बारे में हमेशा अच्छी बातों को बताया करता था। अकबर को एक चित्र में सफेद पोशाक में दिखाया गया। अब अकबर का जो एक चित्र बनाया गया है जिसमें अकबर को ना सफेद रंग के कपड़े पहने हुए दिखाया गया है, यह सफेद रंग सूफी परंपरा की ओर संकेत करता है। सूफी परंपरा आपको पता है ना, हालांकि ऐसे भी जो अकबर था वो मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा साहब का दरबार है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेरित था। और वो कौन थे? सूफी धर्म के मानने वाले थे, सूफी पंथ के मानने वाले लोग थे। और सूफी पंथ के मानने वाले लोग क्या कहते हैं? अहिंसा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से रहो, सभी धर्मों का सम्मान करो। उमला ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है। देखिए, प्रतिष्ठित मानव के रूप में चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। देखिए, बहुत सारे ऐसे, जैसे यहाँ पे देखिए उमला में कुरान के साथ साथ कुछ ऐसे जगह पॉइंट दिखाए गए हैं जिसमें बताया गया है कि चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया है। मतलब कि इस्लाम में ये चित्र वित्र बनाना ना गैर कानूनी है, मतलब इनके धर्म के अनुसार ये चीजें अच्छी नहीं है। फिर भी अकबर जो है उसका चित्र मिला है, और उसी के दरबारी ही नहीं, अकबर का बहुत प्रिय मित्र भी था अब्दुल फजल, जिसने आईने अकबरी का निर्माण किया, और साथ ही साथ उसने चित्रकला को बहुत ज्यादा सम्मान और जादुई कला बताया है। लेकिन हालांकि यहाँ पे आपको हदीस जो है वो क्या है? पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो दिए गए इंस्ट्रक्शन है इस्लाम में, उसके खिलाफ बताया गया कि चित्रण यहाँ तो गैर मंजूरी है, मंजूरी है ही नहीं। मीर सैयद अली और अबुल समद नामक कलाकारों को हुमायूं ईरान से अपने साथ दिल्ली लाया था। दो कलाकार जो चित्रकला में एक्सपर्ट थे, क्या नाम था? मीर सैयद अली, और दूसरा अब्दुल समद नामक कलाकारों को हुमायूं खुद ही ईरान से उठा के दिल्ली लेके आया था चित्रकारी के लिए। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अकबरनामा और आईने अकबरी। आईने अकबरी और अकबरनामा को पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मुगल इतिहासों से सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा राजा का इतिहास है। देखिए, जितने भी मुगल इतिहास हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, उन सभी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी या तो अकबरनामा से मिलता है या आईने अकबरी से मिलता है। यही दो ऐसी किताबें हैं जिसे लिखा गया है और इससे राजाओं से जुड़े सभी प्रकार के इतिहास की जानकारी हम सभी को प्राप्त होता है।
प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि का चित्र है। चित्र के साथ बनाया गया है क्या चीज? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पांडुलिपि में 150 पूरे अथवा पृष्ठों पर लड़ाई का चित्र मिलेगा, घेराबंदी का, शिकार का, इमारत निर्माण का चित्र, दरबार का दृश्य, जो अकबर का या फिर किसी भी सम्राट का दरबार लगता था उसके दृश्य आदि भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल का चालान पोषण मोशक मुगल राजधानी आगरा में हुआ। अकबर के करीबी मित्र भी थे और दरबारी अबुल फजल ने उनके शासन काल के इतिहास को लिखा भी था। ध्यान से समझिएगा, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। इनका मुगल राजधानी आगरा में हुआ था, मतलब शुरुआत ये कहाँ किए थे? आगरा से किए थे। और ये क्या थे? अकबर के करीबी मित्र भी थे। मैंने पहले बताया था ना कि अकबर के दोस्त भी थे और दरबारी तो थे ही, जिन्होंने अकबर के शासन काल को विस्तार में इस पुस्तक में लिखा था। आईने अकबरी की अगर बात कर ली जाए तो पिछले चैप्टर में हमने आईने अकबरी के बारे में पढ़ा है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है? तो विभिन्न प्रकार की चीजें, फसलों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकीय विवरण। इस आईने अकबरी में क्या लिखा गया है? तो विविधता का प्रकार लिखा गया है। जो हमारे उस समय मुगलों के दरबार में विविधताएं थी उसके बारे में है, फसलों के बारे में है, कीमतों के बारे में है, मजदूरी और राजस्व के बारे में। इन सभी चीजों की जानकारी आपको कहां मिलेगी? आईने अकबरी में मिलेगी। के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? कि मेहरोनिसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया था। मेहरोनिसा का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जानते हैं उसे नूरजहां भी कहा जाता है। अब आप समझ गए ना कि नूरजहां कौन था? तो नूरजहां जो थी वो जहांगीर की बेगम थी। और इसके अलावा इन्हें जो खिताब जो पदवी मिलती है, जो सम्मान मिलता है, वो नूरजहां मिला था। हमेशा जहांगीर के प्रति ये जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। जो नूरजहां थी, बेगम थी किसकी? जहांगीर की। इसी के लिए इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी करवाए थे और उनसे इनका बेहद लगाव था, बेहद प्रेम था इनको नूरजहां से। तो यहाँ पे आपने अकबरनामा और आईने अकबरी को भी पढ़ लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बादशाहनामा के बारे में भी जान लीजिए। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। ये एक प्रकार का एक ऐसा इतिहास जो उस समय सरकार के बारे में, राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में, राजनीति के बारे में लिखा गया पुस्तक था। इसकी 3 जिल्दें हैं, मतलब 3 भाग आप कह सकते हैं। प्रत्येक जिल्द चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है, मतलब कुछ सालों का ब्यौरा आपको इन हर एक स्टेप में प्राप्त हो जाएगा। लाहौरी ने शाहजहां के शासन 1627 ईस्वी से 1647 ईस्वी के पहले 2 दशकों पर पहला एवं दूसरा दफ्तर लिखा है। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया था। अब देखिए, शुरुआत में जो इसे लिखे गए 3 तरीकों से लिखा गया। शुरुआत के जो 2 दफ्तर इसे कहते हैं या 2 जिल्द कह लीजिए, उसमें आपको यहाँ जिल्दों के बाद जो लिखा गया उसके बाद इसमें सुधार भी किया गया, जिसे शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया। अब देखिए इसमें क्या था? 1627 से 1647 ईस्वी के पहले 2 दशकों पर पहला एवं दूसरा अध्याय लिखा गया। 1627 से 1647 के जो कार्यकाल थे, जो इस राजा का शासन काल था, वो 2 पार्टों में लिखा गया। टोटल 3 पार्ट थे और ये पहले 2 पार्ट जो हैं वो 1627 से 1647 के बीच जितने भी काम हुए उन सभी के बारे में लिखा गया है। सुहारवर्दी दर्शन के मूल में प्लूटो की रिपब्लिक है, जहां ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। सुहारवर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया था। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे राइटर आए हैं जिन्होंने इस्लाम के बारे में विस्तार से लिखा है, बहुत तरह की जानकारी दी। किसी भी राइटर के किताब को आप खराब नहीं कह सकते, क्योंकि जिसने भी उस समय के इतिहास को लिखा है वो आंखों देखा हाल ही लिखा है। चाहे वो सदाउल्लाह खान ने सुधार किया हो या फिर सुहारवर्दी के दर्शन में जितनी पुस्तकें लिखी हो, वो उन्होंने उस इस्लाम के शासन के कार्यकाल को विस्तार से बताया। तो यहाँ पे आप बादशाहनामा, मेन पुस्तक तो यहाँ पे बादशाहनामा था, जिसके बारे में आपने जान लिया है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की धार्मिक स्थिति, जितने भी मुगल शासक हुए उनके शासन काल में जो धर्म की स्थिति थी, धर्म का कैसा चल रहा था समय, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। पहले क्या था कि जितने भी हिंदू थे, वो जितने भी हिंदू लोग अपने तीर्थ पे जाते थे उनसे टैक्स लिया जाता था, पैसे कर लिए जाते थे। लेकिन 1563 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया भी समाप्त कर दिया। जजिया भी ऐसा ही एक कर हुआ करता था जो अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए हिंदू धर्म के लोग मुगलों को दिया करते थे। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए अनुदान दिए। जितने भी मुगल शासक हुए उनके ऐसा कहा गया है आपके बुक में कि उन लोगों ने स्थलों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए पैसे दिए और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की। यहां तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उसकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां एवं औरंगजेब के शासन काल से पता चलता है। क्या बकवास है ये, मतलब युद्धों में जो मंदिरें तबाह कर दिए गए उसके लिए औरंगजेब और शाहजहां ने अनुदान दिया था, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। हमने आज तक जितने भी इतिहास पढ़े हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। कहा जाता था कि जानबूझ के मंदिरों को नष्ट किया जाता था, वो चाहे औरंगजेब हो या चाहे अकबर हो या शाहजहां हो या कोई भी हो, कोई भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया जिसने एक भी मंदिर बनवाया है। अगर एक भी मंदिर बनवाया तो इतिहास में बताइए कि वो कौन सा मंदिर है जो मुगल शासक के द्वारा हिंदू मंदिर बनवाया गया हो। और ये मरम्मत करेंगे, ये युद्धों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति को नुकसान और नष्ट किया है और हिंदू पर खास के इनका कड़ा प्रहार हमेशा होता आया है। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमें कहता है मुगल दरबार। अब देखिए मुगल दरबार के बारे में पढ़ते हैं। दरबार में किसी की जो हैसियत थी, जो दरबार था, जो इनका लगता था, जैसे कि हमारे यहाँ संसद लगता है ना, विधायिका लगती है ना, वैसे ही मुगलों के शासन काल में दरबार लगता था जहां उनके अधिकारी बैठकर आपस में बात विचार विमर्श करते थे। तो दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितने पास या दूर बैठा है। जो राजा हुआ करता था उसके कितने पास बैठे हैं और कितने दूर बैठे हैं, इससे आपकी हैसियत पता चलती थी। जो जितना पास होता था उसकी हैसियत उतनी ज्यादा, जो जितना दूर बैठा था उसकी हैसियत उतनी कम होती थी। मतलब बड़ा गजब का टैलेंट था इन लोगों को यार। मतलब मेरे करीब एकदम बिल्कुल बैठा है, इसका मतलब ये बहुत ऊंचा पोस्ट का आदमी है, बहुत ही रुतबेदार है, बहुत ही पैसे वाला है, राज्य में इसकी बातें सुनी जाएगी। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्व का प्रतीक था। कौन कितने दूर पे बैठा है इसे शासक मतलब राजा यह पता करता था कि यह इस राज्य में कितना अहम है। कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का तरीका था। कॉर्निश जानते हैं, झुक के जो ऐसे आप सलाम करते हुए देखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसे कॉर्निश कहा जाता था उस समय के मुगल साम्राज्य में। कॉर्निश करना ही इनका अभिवादन का एक तरीका था। मतलब ऐसे झुक के ऐसे ऐसे दो चार बार हाथ हिला दो, हो गया, अभिवादन हो गया। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। हाँ, अब देखिए, अब जो आप ये कॉर्निश करते हैं या अभिवादन करते हैं, आप कितना झुकते हैं, कितना झुकते हैं, इससे आपकी हैसियत का भी पता चलता था। अगर आप सिर्फ ऐसे झुक गए इसका मतलब थोड़ा सा आप बड़े पोस्ट पे हैं। पूरा एकदम कमर झुका के अगर राजा को प्रणाम किया है तो समझिए आप बड़ा नीचे आदमी है, बहुत नीचे पोस्ट के आदमी है। इससे यह पता चलता था कि राजा उसको समझ लेता था ये कौन से पोस्ट क्या है। उसको कोई आईडी वाईडी नहीं दी जाती थी, कोई आईडी वगैरह नहीं लटकाया जाता था कि ये मैनेजर है, ये रसोईया है, ये गेट वाला है, ये मंत्री है, पता नहीं, ऐसा नहीं था। झुक झुक के करना पड़ता था। तो देखिए, अब ये मैंने आपको समझा दिया। उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी, जो ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, जो और ज्यादा झुक के अभिवादन किसी को करते हैं, समझिए कि अगला व्यक्ति का पदवी बहुत बड़ा है। तो इस तरह से आपने मुगल दरबार को भी समझ लिया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बादशाह का दिन, ये सब इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट से बहुत ही गौर से समझिएगा क्योंकि 1-2 नंबर में आता है और साथ ही साथ इन तीनों पॉइंटों से ना एमसीक्यू भी पूछा जाता है। बादशाह का दिन, देखिए, बादशाह का जीवन की शुरुआत सूर्योदय के समय से कुछ धार्मिक प्रथाओं से होती थी। बादशाह का दिन कहने का मतलब है कि बादशाह पूरा दिन जो है वो कैसे गुजारता था। तो शुरुआत में बादशाह जब सो के उठता था सूर्योदय के समय, तो कुछ धर्म वाले काम, पूजा पाठ, अल्लाह का, जो भी जैसा शासक हुआ करता था। अब जैसे मुगल शासक होते थे तो वो अल्लाह वगैरह को याद करते रहे होंगे। इसके बाद वो झरोखा दर्शन देता था।
पूर्व की ओर मुंह करके अपना कोई झरोखा का दर्शन वगैरह, इनके धर्म में अब होता था कि सुबह उठकर ऐसा करना। अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दर्शन का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता को स्वीकृति एवं विश्वास देना था। देखिए, झरोखा दर्शन से अकबर को ऐसा लगता था कि हमारे और जनता के बीच में एक प्रेम स्नेह बढ़ेगा, हमारा राजकीय काम और अधिक सही तरीके से होगा। दूसरा है तख्ते ताउस। तख्ते ताउस, तख्ते ताउस शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन था। क्या नाम था उसका? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस ये कौन था? शाहजहां का जो वो कुर्सी था जिसपे वो बैठा करता था, तख्त, वो क्या था? रत्न जड़ित सिंहासन था। इसकी साजो सज्जा में 7 वर्ष लग गए। भैया, ये बैठने के लिए जो तख्त बनवाया ना, इसमें 7 वर्ष लगवा दिया। और ये रत्न जड़ित था, रत्नों से जड़ के बनाया गया था। इसकी सजावट में बहुमूल्य पत्थर रूबी का प्रयोग किया गया था। रूबी उस समय का बहुत, अभी भी बहुत बहुमूल्य पत्थर है, उसका उपयोग किया गया था उसे सजाने के लिए, जिसे शाह अब्बास सफवी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इस रूबी पर तैमूर मिर्जा, उलूग बेग शाह, अब्बास अकबर, जहांगीर व शाहजहां का नाम अंकित था। ये जो कुर्सी बनाया गया तो इसमें 3-4 आदमियों का नाम भी दर्ज किया गया था। और ये भेजा गया था किसको? जहांगीर को भेजा गया था। देखिए, जहांगीर को भेजा गया था, लेकिन वो उस समय तक ऊपर निकल लिए थे, तो शाहजहां मस्त इस पे अपना यूज करता था। रत्न जड़ित सिंहासन था, 6-7 वर्ष लगा दिया बनाने में, जिसका नाम था तख्त ए ताउस। आगे है दीवाने आम और दीवाने खास में अंतर। ये वो वाला दीवाने नहीं है, प्यार वाला दीवाना नहीं है, समझिएगा। दीवाने आम, अब आम नहीं समझ लीजिएगा। दीवाने आम एक उर्दू फारसी शब्द है, और दीवाने खास भी ऐसा ही शब्द है। दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में बादशाह सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन करता था। दीवाने आम में जो राजा हुआ करता था, वो सरकार का काम क्रिया करता था बैठ के, और संचालन करता था। वहां पर राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। एक ऐसा ऑफिस बनाया गया था दीवाने आम, जहां पर राजा राज्यों का ब्यौरा लिया करता था ऑफिसरों से। इसके विपरीत दीवाने खास में क्या होता था? बादशाह निजी सभाएं और गोपनीय विषय पर चर्चा करते थे। एक खास महल जिसमें बादशाह बैठता था और खास बातों पर चर्चा होती थी, बिल्कुल मतलब जो लोगों को, सभी लोगों के जानने योग्य नहीं होती थी, गुप्त बातों पर चर्चा होती थी। क्या? दीवाने खास में। और दीवाने आम में राजा सार्वजनिक कामों को करता था। वहां के वरिष्ठ मंत्री अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। किसमें? दीवाने खास में। गुप्त काम दीवाने खास और राजकीय काम दीवाने आम में हुआ करता था। इस तरह से आपने तीनों पॉइंटों को समझ लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पदवियां, उपहार और भेंट। पदवियां मतलब किस तरह का पोस्ट मिला था। उपहार आप समझते हैं गिफ्ट, और भेंट भी आप गिफ्ट को ही कह सकते हैं। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग था। औरंगजेब ने जय सिंह एवं जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। मुगल साम्राज्य का एक अहम अंग था, अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसे पदवी दो, स्थान दो। और ऐसे में औरंगजेब ने जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी, अर्जित मतलब अपने काम से आप पदवियों को अर्जित कर सकते थे, अथवा उन्हें पाने के लिए पैसे भी देते थे लोग। पैसा दे दिया राजा को और बोला कि मुझे पदवी दे दो, पैसे से भी खरीद लेते थे। अरे आज ही की तरह अगर नौकरी नहीं मिल रहा है और पैसा वाला है, घूस दीजिए, 2 मिनट में फटाक से नौकरी मिलेगा। हाँ, क्लर्क बना देगा आपको, दरोगा बना देगा, सिपाही बना देगा। इस सब में खूब घूस घास चलता है। उदाहरण के लिए मीर खान जो था ना, वो पैसा दिया और अपने नाम के आगे ओ अक्षर लगा लिया और मीर खान से वो अमीर खान हो गया। बताइए अब अमीर खान के लिए उसने कितना रुपया दिया? 1 लाख रुपया का प्रस्ताव दिया राजा को कि हमारा नाम मीर खान है, हमको अमीर खान बना दो। तो मीर के आगे ओ लगा दिया, 1 लाख रुपया दिया, वो अमीर खान हो गया। ये वाला बॉलीवुड वाला अमीर खान नहीं, उस समय वाला अमीर खान है। अब देखिए, एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। अगर किसी दरबारी को बादशाह के पास जाना है तो ये नहीं कि मुंह उठाए पहुंच गए, नहीं, उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाना पड़ता था। वह नजर के रूप में थोड़ा सा धन तो लेके जाता था, या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह के सामने पेश करता था। ऐसे आप सोच रहे हैं कि खाली हाथ पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ रुपया, पैसा या मोटा रकम आपको लेके जाना पड़ता था, तब आपको राजा सुनता और खुश होता।
राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान एवं आदर का प्रतीक माना जाता था। ऐसा मानते थे कि राजा के पास यदि आप इस तरह से उपहार और पैसे लेके जाते हैं तो ये राजकीय सम्मान है, राजा को आप सम्मान दे रहे हैं। थॉमस रो इस बात से बहुत निराश हुए। अब देखिए, थॉमस रो एक इंग्लैंड के रहने वाले यात्री थे। वो जब आए तो उन्होंने आसिफ खान को जो अंगूठी भेंट की वह उसे केवल इसलिए वापस कर दिया क्योंकि उसका केवल मूल्य जो था वो 400 रुपये था। आसिफ खान को जो अंगूठी उन्होंने भेंट किया वो उन्हें वापस कर दिया, ले जा भाई अंगूठी, मेरे को नहीं चाहिए, ये तेरा 400 का अंगूठी हम थोड़ी ना पहनेंगे। भाई वो मतलब निराश हो गया कि यार हमने तो भेंट दिया और भेंट की कोई कीमत थोड़ी ना होती है, वो 400 का हो या 4 लाख का हो। लेकिन उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो महंगे महंगे चीजों को कबूल करते थे। उन्हें काफी महंगा महंगा चीज दीजिए तो वो उतना ज्यादा खुश होंगे। इस तरह से आपका ये पूरा स्लाइड है वो समाप्त हो गया। अब हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मुगल दरबार में जेविश धर्म प्रचारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जेसुइट जो है वो समझिएगा, अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता था। अकबर मुगल साम्राज्य होने के बाद भी उसे ईसाई धर्म के बारे में जानना बहुत ज्यादा जागरूक रहता था। उसने जेसुइट पादरियों को, पादरी मतलब समझते हैं ना फादर, जो चर्च वगैरह में पूजा पाठ करवाते हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा कि वहां से हमारे लिए आप जेसुइट को ले आइए, जो पादरी लोग हैं उन्हें ले आइए क्योंकि उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकली के मुगल दरबार में 1580 ईस्वी पहुंचा और वो लगभग 2 वर्षों तक रहा। इन्होंने जो गोवा भेजा उससे वहां से एक ग्रुप आया और यहाँ पे वो फतेहपुर सिकरी में आया और 1580 ईस्वी में पहुंचा और 2 साल तक अकबर के साथ भी रहा। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 ईस्वी और 1595 ईस्वी में भेजे गए। सर्वाधिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था। वो उसके साथ अभियानों में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा फुर्सत के समय वो अक्सर उनके साथ होते थे। ये जेसुइट जितने भी आए थे ना पादरी, उन्हें अकबर के बहुत करीबी माना गया था क्योंकि अकबर अपने दरबार में उनका स्थान जो है वो अपने नजदीक रखता था और वो उनके साथ जहां भी जाते थे, अकबर वगैरह जो भी मुगल राजा हुआ करते थे उसके साथ जाता था और उन्हें शिक्षा देता था। इसके अलावा वह उनके बच्चों को भी अच्छे अच्छे ज्ञान दिया करता था। इस तरह से आपने पूरे मुगल सम्राट के शासक और उनके स्थिति को जाना, कैसे उन्होंने शासन किया उसे जाना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए